हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभीपीडिया। I'm रोशनी गौतम और आज की क्लास में इकोनॉमी जीके के बारे में बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी इकोनॉमी जीके है उसमें भी काम आएगा और इकोनॉमिक्स में तो काम आएगा ही आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इकोनॉमी जीके में बहुत सारी, और आज जो मैं नॉर्मली जो लेके आई हूँ फैक्ट्स, वो है कमेटीज़ के बारे में। कमेटी जो है वो फेवरेट होता है एग्जामिनर का और वो क्वेश्चंस डालते ही डालते हैं। तो फेमस कमेटी के बारे में बात करेंगे जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड उन्होंने कोई सजेशन रिकमेंडेशन दिया है उसके रिलेटेड। ओके, और कुछ बैंक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वेरी फर्स्ट कमेटी के बारे में देखते हैं क्या है यहाँ पर। तो उससे पहले स्टूडेंट आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर इन रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर की कंप्लीट कोर्स आपको बाय करना है, प्लस लेक्चर प्लस एमसीक्यूज आपको प्रॉपर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे मिलेगा, आपने इस नंबर पर कॉल करना है। नंबर को नोट कर लीजिएगा, दैट इज 7837773651। इस पर आपने कॉल कर लेना। ओके, चलिए तो कमेटी के बारे में बात करते हैं। वेरी फर्स्ट कमेटी है रंगाराजन कमेटी। ओके, जो कि बहुत सारे रिकमेंडेशन दिया है, उसमें से एक है डिसइन्वेस्टमेंट। एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन या पॉवर्टी से रिलेटेड इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है। ओके, तो डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, बोलते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। ओके, प्राइवेट को दे देना चाहिए ताकि वो रेवेन्यू जनरेट करे। ओके, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो इन्होंने बात करी थी कि इन्होंने रंगाराजन कमीशन अबाउट द डिसइन्वेस्टमेंट। इसी के साथ पॉवर्टी हो गया या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, मैंने ये बात भी करी थी जो लास्ट हमने इकोनॉमिक्स जीके के बारे में बात करी थी, उसमें भी नेशनल स्टैटिस्टिकल जो कि 2001 में बात करी और 2005 में 2005 में स्टैब्लिश हो गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट कमेटी की बात करें तो है नरसिम्हम कमेटी। ये एग्जामिनर का फेवरेट है और ये इनके बारे में देते हैं। नरसिम्हम कमेटी की बात करें तो स्टूडेंट इन्होंने बैंकिंग सेक्टर, ओके, फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स दिया है। तो दो रिफॉर्म आया था, एक आया था सबसे पहले फर्स्ट बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इज इन द ईयर 1991 और सेकंड जब आया था वो 1998 में आया था। तो इन्होंने बात करी थी कि इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, एसएलआर कितना होना चाहिए, सीआरआर कितना होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बैंक्स के पास में, जो नॉर्म्स होते हैं, ओके, प्रूडेंशियल्स नॉर्म्स वगैरह होते हैं, एसेट क्लासिफिकेशन जो होती हैं, जो एनपीएज हो जाती हैं इतने सारे, इन सब के बारे में बात करी थी। ओके, ये है। इस कमेटी के बारे में आपको पढ़ना भी चाहिए, दोनों रिपोर्ट, चाहे 1991 का हो या 1998 का हो, ये भी पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट कमेटी के बारे में बात करेंगे, कैलकर कमेटी। इन्होंने टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करी कि जो टैक्स है वो इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि एक जो नॉर्मल इंसान है वो भी पे कर सके। ओके, नॉर्मल पे करे। तो सिंप्लीफाइंग टैक्स के बारे में बात करी थी। ओके, और इन्होंने FRBM एक्ट, मैंने पढ़ा था फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट 2003 में भी इन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, वो एक्ट स्टैब्लिश हुआ। तो टैक्स रिफॉर्म के बारे में कैलकर कमेटी जुलाई 2002 में इन्होंने बात करी थी कि टैक्स को क्या करना चाहिए, बहुत सिंप्लीफाई करो, राइट, ये है। फिर बात करेंगे इंश्योरेंस रिफॉर्म्स, मल्होत्रा कमेटी के बारे में बात करें। जैसे कि मान लो कि हम प्रीमियम पे करते हैं और जब प्रीमियम क्लेम करते हैं तो हमें नहीं मिलता है, तो इसके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए और हमारे इंडिया में इंश्योरेंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने 1993 में बोला था कि इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी को क्या किया जाए, इस्टेब्लिश किया जाए। ओके, ये है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, तो ये है। और प्राइवेट प्लेयर, मतलब कि इंश्योरेंस में प्राइवेट प्लेयर को भी एंट्री दो,
ठीक है, ताकि वो भी इंश्योरेंस कर सके, और उसको कंट्रोल कौन करेगी, ये रेगुलेटरी बॉडी करेगी। तो ये है। नेक्स्ट कमेटी के बारे में बात करेंगे, अबीद हुसैन कमेटी। इन्होंने स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करी थी दिसंबर 1995 में। ओके, तो स्मॉल सेक्टर के इंडस्ट्रीज, जो आपको पता है कि हमारी जो स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर बहुत कम है, उनको स्मॉल स्केल है ना, एमएसएमई को डिफाइन करते हैं। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल मीडियम, उसका जो डेफिनेशन है वो डिपेंड करता है उसकी कि इन्वेस्टमेंट कितनी कर रही हैं और उसका टर्नओवर कितना हो रहा है। ओके, ये है। तो उस पर जो स्मॉल स्केल हैं उनकी इम्प्रूव किया जाए प्रोडक्टिविटी, मतलब कि उनकी रेवेन्यू क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो, और कंपटीशन हो। कंपटीशन होगी तो क्वालिटी इंक्रीज़ होगी, ये बात करी इन्होंने, अबीद हुसैन कमेटी। नेक्स्ट कमेटी की बात करेंगे, बेसल कमेटी। बेसल रिफॉर्म्स आपने पढ़ा है, बेसल नॉर्म्स बेसी। बेसल नॉर्म्स, 3 बेसल नॉर्म्स हुई जो कि इंटरनेशनल बॉडी है वो डिसाइड करती हैं। एक आया था 1988 में, 2004 में, ओके 2004 में और 2010 में, ये 3 बेसल रिफॉर्म्स आई। ओके, बेसल रिफॉर्म्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब होता क्या था स्टूडेंट कि हमारी बैंक जो है पूरे ओवरऑल की बात करें, ओके, आपको 2008 की क्राइसिस पता ही है। ओके, पूरा इकॉनमी, पूरे वर्ल्ड इकॉनमी क्राइसिस पे हो गई थी। तो उसके बाद इन्होंने बेसल नॉर्म्स लेके आए कि जो है प्रॉफिट जो है बैंकरप्ट हो जाती हैं, ओके, जो एनपीए हो जाते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट जो इंक्रीज़ हो जाता है उसको रिड्यूस किया, कैसे किया जाए। तो इन्होंने बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविज़न के बारे में बात करी थी। ओके, ये है कि ताकि ओके प्रोवाइड या रिकमेंडेशन करना चाहिए बैंकिंग रेगुलेशन, उसको रिस्क कैसे मैनेजमेंट करना है। ओके, ये सब। तो बेसल कमेटी बैंकिंग सुपरविजन के 1994, और बेसल नॉर्म्स कब आया था, ये 3 बेसल नॉर्म्स है। ओके, ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, चक्रवर्ती कमेटी, मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बात करी थी 1985। ओके, तो मॉनेटरी सिस्टम, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आपकी मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए। तो चक्रवर्ती कमेटी ने मॉनेटरी सिस्टम के बारे में बात करी थी कि मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए फॉर द इकोनॉमी डेवलपमेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी में हमने ये बात करी थी, तो ये हो गया। फिर है दीपक पारेख कमेटी, इन्होंने यूटीआई रिवाइवल के बारे में बात करी, तो इतना याद रखिएगा, ऐसा जितना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, हनुमंता राव कमेटी, इन्होंने फर्टिलाइज़र के बारे में बात करी है 1998 में। ओके, ये है फर्टिलाइज़र के बारे में, ठीक है, जिसकी क्वालिटी और एफिशिएंसी यूज़ हो जाए फर्टिलाइज़र। ओके, बहुत ज़्यादा जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती है फर्टिलाइज़र पर, तो उसकी क्वालिटी कैसे इंक्रीज़ किया जाए, है ना, ये चीज़ है। तो 1990 है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है, राजा चिल्ला कमेटी। ओके, सारी जो टेक्स्ट की कमेटी है ये भी आपने अच्छे से करके जाना है। राजा चिल्ला कमेटी, इन्होंने टैक्स रिफॉर्म के बारे में बात करी है अगस्त 1991 में। इन्होंने भी बोला था कि रैशनलाइज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, टैक्स, ये सारी एफिशिएंसी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। ओके, इक्विटी मतलब जो पे कर सकता है उससे लो, जो पे नहीं कर सकता उससे मत लो, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टैक्स में। तो इन्होंने राजा चिल्ला कमेटी, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको नोट करेंगे। रेखी कमेटी, है ना, अभी तक हमने बोला कि टैक्स रिफॉर्म 2 है, कैलकर कमेटी, और हमने अभी किसकी बात करी कि राजा चिल्ला कमेटी, राइट। लेकिन जो रेखी कमेटी है इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करी थी इन द ईयर 1992 में। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनका इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर तारापुर कमेटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, मतलब इजीली कन्वर्ट कैसे होना चाहिए 1 रुपीज़ का दूसरे रुपीज़ में, दूसरे रुपीज़ का 1 रुपीज़ में, कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात करी थी। ये भी बहुत एग्ज़ाम में मैंने देखा है, इनकी कमेटी के बारे में ये एग्ज़ाम में दे देते हैं। तो 1997 में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ते हैं ना बीओपी में, तो वो वाली, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विगुल कमेटी, मनी मार्केट। मनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज किया जाता है।
तो विगुल कमेटी ने मनी मार्केट के लिए 1987 में सजेशन दिया था, रिकमेंडेशन दिया था, ओके, डेवलपिंग द मनी मार्केट, जिसको रेगुलेट कौन करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर वाई बी रेडी कमेटी, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई बी रेडी कमेटी, इन्होंने बोला रिव्यू करो आप इनकम टैक्स, ओके, रिबेट के बारे में, तो ये याद रखिएगा, इनके बारे में इम्प्रूव होना चाहिए, इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए टैक्स सिस्टम, इन्होंने ये बात करी थी, टैक्स रिबेट सिस्टम के बारे में बात करें। फिर है अभिजीत सेन कमेटी, इन्होंने लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी, हमारी कंट्री में है ना पीडीएस ये हो गया, टारगेटेड पीडीएस हो गया, फूड सिक्योरिटीज़ हो गई, तो लॉन्ग टर्म फूड पॉलिसी के बारे में बात करी थी। ये तो हमारा बेसिक राइट है, ये ठीक है, अभिजीत सेन कमेटी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है आरबीआई, आरबीआई होना चाहिए ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कमेटी के द्वारा सजेशन हुआ, और आरबीआई हमारा इस्टेब्लिश हुआ 1935 में। हिल्टन यंग कमीशन, इसको रॉयल यंग कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया था, स्टैब्लिश हो गया था 1935 में, नेशनलाइज हो गया था 1949 में, ओके, 1949 मतलब कि सरकारी बैंक बन गया था 1949 में, नेशनलाइज हो गया था। यहाँ पर ये नोट करेंगे 1969 में हमने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था, और 1980s में हमने 6 मतलब कि टोटल 20 बैंक को नेशनलाइज कर दिया, ये, और ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, तो ये नेशनलाइजेशन हुई थी, ये इम्पॉर्टेंट। फिर एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1 1955 में, ओके, क्रोनोलॉजी में बैंकिंग आ जाएंगे कि आपको अरेंज करना है, तो सारे डेट्स यहाँ पर मैं लेके आई हूँ, डेट्स लिख लीजिए स्टूडेंट। फिर आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक 1975 में आया था। हमारी कंट्री में बहुत कमर्शियल बैंक्स थे, लेकिन रीजनल रूरल बैंक नहीं था, मतलब कि रूरल एरियाज़ में जो है प्रायोरिटी सेक्टर के लिए लोन के लिए कोई भी ऐसा बैंक नहीं था, तो ये बैंक 1975 में, और पहला जो बैंक था वो प्राथमा बैंक बना था, 5 बैंक बने थे, और अभी है 43 बैंक रीजनल रूरल बैंक। ये किसके द्वारा, नरसिम्हम कमेटी के द्वारा, ओके, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म, उनके द्वारा ही सजेशन दिया था कि आरआरबीज को क्या स्टैब्लिश किया जाए, ओके, तो रीजनल रूरल बैंक। नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब हमने रीजनल रूरल बैंक तो स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन इस बहुत सारी बैंक्स को खुलवा लिया, और बहुत सारी में से रीजनल रूरल बैंक डेफिसिट में चल रही थी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए, ओके, उसको रेगुलेट करने के लिए नबार्ड को लाया गया, जो कि जुलाई 12 1982 में, और इसी टाइम एग्जिम बैंक्स भी आया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो बाद में आया था, इसके बाद 1982 में ही आया था, लेकिन मंथ अलग है। ये किस कमेटी के द्वारा आया था, सीवारमन कमेटी, ओके, सीवारमन कमेटी के द्वारा सजेशन दिया था नबार्ड को स्टैब्लिश किया जाए, ये कमेटी नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मल्होत्रा कमेटी के द्वारा, और ये 1999 में बोला था, इस्टेब्लिश हो गया था 2000 में। कौन है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मल्होत्रा कमेटी के द्वारा ये सजेशन। फिर सिडबी है, ये सारे डेट्स याद कर लीजिएगा, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये 1990s में इस्टेब्लिश हुआ था। नेशनल हाउसिंग बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया 1982। बैंकिंग एम्ब्यूजमेंट स्कीम, ओके, शिकायत है तो कहाँ करना है, ये स्कीम लाई गई थी, तो सबसे पहले 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आए हैं, ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर था अबाउट इकॉनमी, और भी है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ओके, सेबी इस्टेब्लिश हुआ जाए, और ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 12 1992 में, और कौन से एक्ट के थ्रू, सेबी एक्ट 1992।
अब इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो पेंशन के लिए, ओके, पेंशन जो भी हम फंड अपना डालते हैं, या तो गवर्नमेंट का हो गया या नॉर्मली प्राइवेट का भी होता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, दैट इज़ पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि 2003 में आई थी। ओके, 2003 में अगस्त 2003 में इस्टेब्लिश हुआ। तो सेबी हो गया और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी हो गया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो आज इकोनॉमी जीके में हमने इन सब के बारे में बात करी जो कि इम्पॉर्टेंट है और इससे सवाल आते हैं और आएंगे भी स्टूडेंट। ओके, तो ज़्यादा आप यहाँ पर फैक्ट से आंसर करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नहीं है। आपको आता है तो 100% सही है, नहीं आता तो 100% रॉन्ग है, तो इसमें सेकेंड चांस कुछ नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, हमने देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।